मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो केवल ऑब्जेक्टिव के हैं। इसमें मैं सभी क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का आंसर दे सके। चलते क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है कैसी? तो आप जाने उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। तो और कौन कौन से लेंस होते हैं, कौन कौन सा दर्पण होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अगर देखा जाए तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होते हैं इनका जो फोकस दूरी होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस जो होते हैं उसका जो दूरी होगा, फोकस दूरी, वो ऑलवेज निगेटिव होगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप अक्सर देखते होंगे कि छोटी लिखावट को पढ़ने के लिए कुछ इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये यंत्र क्या है, इसका उपयोग कब करते देखेंगे। इसमें एक उत्तल लेंस लगी होती है। उत्तल लेंस का कार्य है कि किसी उत्तल लेंस को अगर फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो वो किसी भी लिखावट का या वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके बनाता है। तो यहाँ देखेंगे उत्तल लेंस दो गो में, एक इसमें और एक इसमें। संयोग से दोनों में उत्तल लेंस ही और दोनों सेम सेम ऑप्शन लिखा गया है। एक में दर्पण होना चाहिए और दूसरे में लेंस। तो आप किसी को भी सही आंसर मान सकते हैं। उत्तल इसको ही मान सकते हैं और इसको ही मान सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसका उपयोग साधारणतः छोटे लिखावट को बड़ा करके देखने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो देखें, इस प्रकार का जो दर्पण है ये ड्राइवर ठीक अपने बगल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग करते हैं। इसका फंक्शन ये है कि इस दर्पण में आपको पीछे का बड़ा बड़ा वस्तु जो है वो छोटा करके दिखाई देता है, जिससे हम छोटे से स्थान पे बड़े से एरिया के बारे में देख पाते हैं। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बना करके देखना होता है। तो देखेंगे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है कौन सा दर्पण? तो हम लोग इसका आंसर देंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का एक उपयोग साइड मिरर के रूप में, दूसरा यही ड्राइवर अपने सर के ऊपर भी लगा हुआ रहता है पैसेंजर को देखने के लिए। दूसरा उपयोग हम लोग इसका रोड लाइट के रूप में भी करते हैं। रोड लाइट, रोड लाइट के अगर बारे में बोला जाए कौन सा दर्पण उपयोग होता है तो हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। वहीं अवतल दर्पण का भी उपयोग कई स्थान पे किया जाता है, जैसे चिकित्सक दांत, नाक, कान इत्यादि के प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। गाड़ी में अवतल दर्पण का उपयोग हेड लाइट में होता है। कहाँ होता है? हेड लाइट में। हेड लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर इसका उपयोग हम लोग सोलर कुकर में भी करते हैं। कौन सा दर्पण का उपयोग? अवतल दर्पण का उपयोग। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब अगर कोई समतल दर्पण है इस प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति यहाँ दौड़ते हुए आ रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से, तो इसमें बना हुआ जो चित्र है वो लगेगा कि इस ओर आ रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। यानी इन दोनों के बीच का जो गति होगा वो 8 मीटर प्रति सेकंड अनुभव होगा। अगला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है कौन सा? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो जो दोष होता है वो कौन सा होता है? देखें कि ये फोकस दूरी पहले यहाँ पे होना चाहिए था। ये इस भाग को हम लोग रेटिना बोलते हैं, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहीं पे वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब बनता है। इसको हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ये अपना नेत्र लेंस है और यहाँ से इमेज आ रहा है, मतलब वस्तु के प्रकाश परावर्तित होकर पड़ रही है। तो जब ये प्रकाश रेटिना पे ना बनकर, प्रतिबिंब रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, तो इसका दो कारण होता है। या तो ये गोलक सिकुड़ के छोटा हो जाता है, या इस लेंस की फोकस दूरी जो है वो
अधिक हो जाती है। इस दोनों केस में इस प्रकार का बीमारी उत्पन्न होता है। इसको हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और अगर इसका उपचार कराना हो तो हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं जो, देखिए, इसके बीच का जो दूरी है वो ज़्यादा होगा। आप ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जिस लेंस के बीच का दूरी ज़्यादा हो, दूर दूर हो ये वाला भाग, उसको दूर दृष्टि दोष में उपयोग किया जाता है, तथा जिसका नज़दीक हो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में जो उत्पन्न दोष है वो कौन सा दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष। इसका विपरीत आप याद रख सकते हैं कि अगर कम जाए, फोकस दूरी अगर कम जाए तो क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि अगर फोकस दूरी कम जाए तो उस दोष को हम लोग क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। बढ़ जाएगा तो दीर्घ दृष्टि दोष, घट जाएगा तो निकट दृष्टि दोष। बढ़ने पे जिस लेंस का उपयोग करेंगे वो कौन सा होगा? उत्तल लेंस। घटने पे जिस लेंस का उपयोग करेंगे वो कौन सा होगा? अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? ये बुढ़ापा में होने वाला एक सामान्य रोग है। इस स्थिति में सिलियरी मांसपेशियां जो होती है वो ढीली पड़ जाती है, जिस कारण ना नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है और ना ही दूर की वस्तु। तो उस स्थिति में हम लोग जो चश्मे का इस्तेमाल करते हैं वो इस प्रकार का होता है। देखिए, इसके बीच में एक गोल सा भाग बना हुआ होगा, तो इसको हम लोग द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग जरा दृष्टि दोष में करेंगे। अगला, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसमें लगा होता है कौन सा? मैंने अभी तुरंत बताया, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की जो इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं कूलाम। वोल्ट किसका इकाई है? तो विभव का। एम्पियर किसका इकाई है? आई का, यानी कि करेंट का। तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है? कूलाम। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश नामांकित किया गया है। जिनमें इसका जो नामांकन किया था वो कौन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये पतंग उड़ाते समय धन आवेश और ऋण आवेश की पतंग उड़ाने में उत्पन्न अनुभव किए गए झटके के द्वारा किए थे। तो देखें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धन आवेश तथा ऋण आवेश की खोज की थी। कूलाम आप जानते हैं एक व्यक्ति का भी नाम है, और ये आवेश का मात्रक भी है। अगला, एक पदार्थ एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया, इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी उन्हें क्या कहते हैं? तो एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं Q बराबर NE। ये क्या है? किसी भी पिंड पर आवेश के मात्रा का फार्मूला है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात है तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19। N संख्या है और Q उस पर आवेश है। इस फार्मूला से अगर हम संख्या को निकालें तो N बराबर हो जाएगा Q/E। जब आप इसका वैल्यू रखेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 6.25 इंटू 10⁻18। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18। अगला, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित किया जाए तब इसमें शक्ति कितनी होगी? तो देखेंगे, विद्युत धारा जिसको आई बोलते हैं, इसका मान दोनों स्थिति में बराबर है। तो पहली स्थिति में धारा और दूसरी स्थिति में धारा दोनों बराबर है, और आई का फार्मूला होता है P/V। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? P/V। ये चूँकि पहली स्थिति है तो 1 1 लिखेंगे, ये दूसरी स्थिति है तो 2 2। P1 तथा P2, तो P का मान है वो कितना है? 100 वोल्ट, और विभव का जो मान है वो कितना है? 220। दूसरी स्थिति में जो P का मान है वो निकालना है, और V का मान कितना दिया हुआ है? V का मान दिया हुआ है 110 वोल्ट। इससे अगर हम काटें इसको तो 2 बार में कटेगा, फिर 100 कटेगा 50 बार में। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा है? 50 वाट। अगला, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहते हैं? जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उसको क्षारकीय ऑक्साइड कहते हैं, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं उसको अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अगला, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे? विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जब लघु पथन होती है तो विद्युत धारा का मान देखिए क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लघु पथन किसको बोलते हैं? तो जब देखिए गर्म तार निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ मिल जाए
ये पॉजिटिव है तथा ये निगेटिव है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इस स्थिति को हम लोग शॉर्ट सर्किट या लघु पतन कहते हैं। इसमें क्या होता है, धारा की मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लिखेंगे बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, ये जो क्वेश्चन है इसको वाकई पढ़ने वाला है, समझने वाला है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें बार बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखेंगे पहले इसमें देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ेंगे। तो ये क्या है, PbO प्लस सी और मिलकर अभिक्रिया करके बनता है Pb और CO। सबका नाम जानेंगे। Pb का मतलब लेड होता है, O का मतलब ऑक्सीजन। जो दोनों मिल करके लेड ऑक्साइड बनाता है, ये कार्बन है, ये फिर लेड है, और ये मिलके CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिया। सॉरी, जैसे ऑक्सीजन अलग हुआ है तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया। और अगर ऑक्सीजन जुटता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दोनों चीज़ हो रहा है, Pb से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और C में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इस कारण से इसको अवकरण अभिक्रिया भी बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलेंगे। तो इसको जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया नाम देते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसमें ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में समझेंगे। तो देखें इसमें क्या है कि इससे ऑक्सीजन निकल के कार्बन में जुट रहा है, कार्बन के होने के कारण इससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो कार्बन को हम लोग अवकारक कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवकारक। तथा जिससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है इसको हम लोग ऑक्सीकारक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। आप जाने इसमें कन्फ्यूजन जैसा है, लेकिन जो मैं बताया ये बिल्कुल सही है। अगला, तो ऑप्शन के अनुसार से इसमें पूछ क्या रहा था कि इसमें देखिए PbO ऑक्सीकृत हो रही है, बिल्कुल नहीं, केवल ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है। C ऑक्सीकारक है, नहीं, C एक अवकारक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, C एक अवकारक है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, नहीं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, अगर होता तो हम मारते। अगला क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है। ये प्रकृति एल्युमिनियम की है। यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ क्या है। देखिए ये pH स्केल है, इस pH स्केल में आप देखेंगे जो बीच में होता है 7, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। मतलब ये ना ही आम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। इसके बाद की जो pH स्केल में समान है उसका वो जो होते हैं अपने स्वभाव से भास्मिक प्रकृति के होते हैं, तथा इसके पहले का जो pH वैल्यू है वो आम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी 7 से लेकर 14 तक भास्मिक, तथा 7 के बाद पहले जो है वो कैसा होगा, आम्लीय। तो इसमें पूछा जा रहा है pH 13 है तो वो आम्लीय है या भास्मिक है। तो आप जान सकते हैं कि 7 के बाद है तो भास्मिक होगा। तो देखिए कैसा भास्मिक, भास्म इसमें 3 ऑप्शन है, सॉरी 2 ऑप्शन है, ये बी और डी, क्षीण भास्मिक या प्रबल भास्मिक। तो जो 7 के नज़दीक होगा उसको दुर्बल भस्म कहेंगे, और जो 7 से दूर होगा उसको प्रबल भस्म कहेंगे। तो चूँकि 13 14 के करीब है, मतलब 7 से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसको हम लोग प्रबल भस्म कहेंगे। और जो 7 के करीब होता है तो उसको क्षीण भास्मिक मतलब कमज़ोर भस्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, प्रबल भस्म। इसका आंसर हो जाएगा प्रबल भस्म। अगला, साधारण ताप पे फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। अगला, पीतल में रहता है क्या। तो पीतल एक मिश्र धातु है और इसका शॉर्ट फॉर्म है पीताजी। पीताजी मतलब पी से बना पीतल जो पूछ रहा है, ता से, ता और जी का ये मिश्रण है। ता से होता है तांबा और जी से होता है जस्ता। तांबा और जस्ता जिसमें है वो हो गया इसका सही आंसर। तो सही आंसर है इसका बी। अगला, धातुओं की प्रकृति होती है कैसी। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, यहीं अधातु की प्रकृति विद्युत ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। चुंबकीय अशुद्धि जो होगा उसको हम लोग दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। तो ये